Welcome to Medify. So let's start today microbiology. This is the first lecture of microbiology. So today we will do introduction and microscopy. हाँ, तो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे कैसे. माइक्रोबायोलॉजी के जो मेरे नोट्स हैं वो कहाँ के हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वो है अपूर्वा शास्त्री. स्पेलिंग आप देख लेना. अपूर्वा शास्त्री के नोट्स हैं. हो सकता है कुछ अनंत नारायण से भी कुछ लिया हो, लेकिन मेनली अपूर्वा शास्त्री की मेरे पास बुक पड़ी मैं, और जो उसी से मैंने पढ़ा हुआ है. फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में मैंने अपूर्वा शास्त्री पूरी रंगी हुई थी, उसी में उसी के नोट्स बना के आपको दूंगा. ठीक है. अनंत नारायण से मैंने सिर्फ इम्यूनोलॉजी में एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ा था, तो इसलिए मैं एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो अनंत नारायण से पढ़ाऊंगा. इंपॉर्टेंट ये है कि अब माइक्रोबायोलॉजी हो गई है शुरू. ये इसका फर्स्ट लेक्चर है. अब लेक्चर आते रहेंगे इसके. अल्टरनेट डेज माइक्रोबायोलॉजी आएगा, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में अपन अल्टरनेट डेज लेंगे. पैथो वाली से बात पूरी तरीके से हो गई है. अब पैथो के लेक्चर रोज आएंगे. पैथो में कोई गैप नहीं आएगी, क्योंकि मैं भी जानता हूँ पैथो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड ईयर में मैंने पैथो को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पैथो को दी थी, इसलिए मेरा फार्मा वीक चले गया था. ठीक है. माइक्रोबायोलॉजी हो जाता है. सो पैथोलॉजी के लेक्चर्स अब रोज आएंगे. ठीक है. माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी अल्टरनेट डेज चलता रहेगा. सो नाउ लेट्स वी continue with microbiology. So today we will discuss about introduction of microbiology, medical microbiology. Now clinical माइक्रो और माइक्रोबायोलॉजी. तो ये क्या होती है? क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी जो एक है उसके अंदर आती है अपनी पास मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ये क्या होता है? तो भैया ये होती है ब्रांच. ठीक है. ये क्या होती है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन होती है. ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विथ स्पेलिंग अपनी राइटिंग थोड़ी सुधारते हुए. सबसे तो फिर थोड़ा सा ऐसा उसको करता हूँ. विच डील्स विथ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज. अब कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे सब जानते हैं. इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया आ जाएगा. बैक्टीरियोलॉजी अपन पढ़ेंगे. ठीक है. बैक्टीरिया. उसके बाद अपन पढ़ेंगे वायरोलॉजी, तो वायरस. उसके बाद पढ़ेंगे माइकोलॉजी, तो फंजाई. उसके बाद अपन पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी, तो पैरासाइट. और कोई बच तो नहीं रहा? नहीं बच रहा. ठीक है. पैरासाइट. उसके बाद हाँ, और अपन क्यों पढ़ेंगे? विच कॉजेस डिसीज इन ह्यूमन. तभी तो अपन मेडिसिन में पढ़ेंगे. इसको तो पढ़ने की जरूरत क्या है? डिसीज इन ह्यूमन. यानी कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में अपन वो चीज़ पढ़ेंगे. ये वो ब्रांच है मेडिसिन की जो डील्स करती है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो भी कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, फंजा, पैरासाइट. लेकिन कौन से बैक्टीरिया, वायरस, फंजा, पैरासाइट जो कि डिसीज कॉज करेगा अपने ह्यूमंस में. तो भैया ये हो गई. अब आती है मेन कि अपनी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में मेन 4 सेक्शन अपने को पढ़ना है. ठीक है. सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस जनरल, जो कि हम पढ़ेंगे जनरल. उसके बाद एक और यूनिट है इम्यूनोलॉजी. उसके बाद एक और यूनिट अपने पास आएगी हेल्थ केयर एसोसिएटेड और हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल. ठीक है. हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, एच ए आई हाँ, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. और लास्ट में अपन पढ़ेंगे सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी, जो कि अपना हार्ट, सॉफ्ट टिश्यू, स्किन, इन सब की जो अलग अलग स्टडी है ना वो अपन देखेंगे. ठीक है. तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है कि अपन ऐसे पढ़ेंगे. अभी जनरल में आता है इंट्रोडक्शन, तो अपन जनरल शुरू कर दिए. जनरल कुछ कुल मिला के 7-8 लेक्चर है जनरल के. बैक्टीरियोलॉजी की क्लास सेकेंड लेक्चर जो होगा हमारा जनरल माइक्रोबायोलॉजी का, वो होगा बैक्टीरियोलॉजी पे. मैं बोल रहा हूँ बैक्टीरियोलॉजी की क्लास कम से कम 1 से सवा घंटा खींचेगी. लेकिन जितनी भी यूनिट अपूर्व शास्त्री में है बैक्टीरियोलॉजी की, वो सारी मैं एक ही में कंक्लूड कर दूंगा. चीज़ें ज़्यादा डीप में जो अपूर्व शास्त्री में वो ऐसा कैसा आपको मिलेगा, कोई आपको ज़्यादा उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं. अगर आपने लेक्चर देख लिया, अगर आपने नोट्स बना लिए लेक्चर के, तो वेल एंड गुड है. हमारी वेबसाइट रेडी हो रही है. ठीक है. अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं और अगर अभी वेबसाइट रेडी नहीं हो पाई, आप नोट्स बना आपके लिए सही रहेगा. लेकिन अगर वेबसाइट रेडी हो गई उसके बाद आप डाउनलोड कर लेना नोट्स, सही रहेगा वो आपके लिए. ठीक है. लेकिन इसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी से देख ली तो, क्योंकि माइक्रो नोट्स मेरे अच्छे बने थे इसलिए मेरे को पता है. ठीक है. तो ये सारी बातें तो हो गई. खुद की पब्लिकेशन क्या बोलते हैं? पब्लिकेशन बोलते हैं, खुद की एडवर्टीजमेंट बोलते हैं. ठीक है. चलो तो क्लास देख लेते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे. थोड़ा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
ये होते हैं भैया दो टाइप के जो अपन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपन प्रोकैरियोट, एक पढ़ेंगे अपन यूकैरियोट। एक पढ़ेंगे प्रोकैरियोट, एक पढ़ेंगे अपन यूकैरियोट। यूकैरियोट में अपन कौन कौन से पढ़ेंगे, फंजाई और पैरासाइट, फंजाई एंड पैरासाइट। प्रोकैरियोट में पढ़ेंगे बैक्टीरिया। भैया एक और चीज़ बची, कौन सी बची, वायरस। तो याद रखना वायरस, और सब जानते हैं वायरस इज नॉट अ प्रोकैरियोट और नॉट यूकैरियोट। तुमने नहीं सुना है वायरस के बारे में बचपन में कि वायरस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, जो होस्ट के बाहर नॉन लिविंग है, होस्ट के अंदर लिविंग है, ठीक है। तो याद रखना वायरस अलग ही कैटेगरी में आता है, ना प्रोकैरियोट में आता है ना यूकैरियोट में आता है। अब बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री की, फटाफट यार थोड़े नामचीन लोगों की बात कर ले अपन। देखो मैं हर चीज़ में, हर आदमी के बारे में हर क्वेश्चन लिखूंगा, बोलूंगा तुमको लिखना पड़ेगा, या मैं बोलूंगा तुमको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला आदमी अपने पास जो है, इसको रेड पेन से लिख देता हूँ मैं, एंटोनी फिलिप वेन ल्यूवेनहुक। अब इतना बड़ा नाम वाला आदमी ने करा क्या है, तो कुछ बड़ा काम किया होगा तभी यहाँ पे है। तो इसने कुछ ये करा कि सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप जो है, ठीक है, जो सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप आता है उससे इसने बैक्टीरिया को क्या करा था, ऑब्जर्व करा था फर्स्ट टाइम। ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम अंडर सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप में इसने अपना जो बैक्टीरिया है उसको इसने ऑब्जर्व करा था सबसे पहले। तो ये हो गई बात किसकी, एंटोनी फिलिप्स ल्यूवेनहुक। सेकंड नाम अपना आता है विच इज लुइस पास्चर। सब जानते हैं लुइस पास्चर को, जानना भी चाहिए, दूध उबालना सिखाया था इस आदमी ने, ठीक है। लुइस पास्चर क्या सिखाया था, सब बोलो दूध उबालना, दूध उबालना सिखाया था। चलो बात करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ लिखते हैं इसकी। प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन दिया था इसने, वही चीज़, प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाए तुम्हारे दूध के अंदर। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। देन इसने स्टरलाइजेशन टेक्निक्स भी दी थी, यस इसने क्या था, स्टरलाइजेशन टेक्निक भी दी थी, स्टरलाइजेशन भी इसने सिखाया। जो हीट स्टरलाइजेशन होता है ना स्टीम से, वो इसी ने सिखाया था। देन इसने एक बहुत बड़ी चीज़ करी थी विच इज़ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इसने दूध में से क्रीम निकालना सिखा दी थी लोगों को, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। ऐसा नहीं है, बड़ा काम किया था आदमी ने, ठीक है, मजाक में उड़ाया उसके बेचारे का। नाउ मेन पॉइंट इज दैट कि इसने दी थी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। देखो इसके पहले क्या हुआ था, जब लुइस पास्चर साहब नहीं आए थे मार्केट में, तो उसके पहले एक थ्योरी चलती थी विच इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज। स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज ये था कि भैया खराब पानी और ख़राब हवा से जो भी बीमारियां इंसान को हो रही है वो हो रही है खराब पानी और ख़राब हवा की वजह से। समझ में आया क्या बोला मैंने, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज़ यही कहती है कि ख़राब पानी और ख़राब हवा से इंसान को जो डिसीज़ हो रही है उसका रीज़न ही ख़राब पानी और ख़राब हवा है, ठीक है। लेकिन आज ये लुइस पास्चर साहब आए, इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, इन्होंने डिसअप्रूव करी इस थ्योरी को और इन्होंने अपनी थ्योरी दी विच इज जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़। इन्होंने बोला कि हवा के अंदर, एयर के अंदर एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिसीज़ कॉज कर रहे हैं। समझ में आया, क्या समझ में आया कि खराब हवा का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो तुम्हारे अंदर बॉडी में जाते हैं और अगर तुम्हारी बॉडी में अफेक्ट करते हैं तो वो तुम्हारी डिसीज कॉज कर देंगे। ये थी जर्म थ्योरी। फिफ्थ इसने दिया था लिक्विड मीडिया। अभी मीडिया क्या होता है भैया, सुनो, बहुत सारे मीडियाज होते हैं, लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सब बताऊंगा तुमको। मीडिया पे एक लेक्चर है, सीधा अपना लेक्चर देखेंगे अपन, ठीक है। मीडिया लेक्चर सर्च करना यूट्यूब पे जाके मिल जाएगा थोड़ी देर। अगर अभी तुम लाइव देख रहे हो चीज़ें तो अभी नहीं मिलेगा, 2-4 दिन रुक जाओ, मिल जाएगा कि मीडिया आने वाला है। मीडिया ज़्यादा दूर नहीं होता, जनरल में आता है मीडिया। लुइस जोसेफ लिस्टर ने दिया था, रखना ये क्या है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी है ये, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। अब आता है इसके बाद भैया मेन आदमी, द बॉस। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा।
रॉबर्ट कॉच, ये है भैया सेठ आदमी। कौन सा आदमी? सेठ आदमी। सबसे पहले इसने दी सॉलिड मीडिया, सॉलिड मीडिया, ठीक है, इसको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना पड़ेगा, बड़ा आदमी है। दूसरा इसने यूज़ करना सिखाया अगार, ठीक है, अगार यूज़ करना सिखाया इस आदमी ने। तीसरी चीज़ इसने क्या करा, इसने इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का इसने आइसोलेशन करना सिखाया, कहाँ पे? प्योर कल्चर में, इन प्योर कल्चर, इन प्योर कल्चर, ठीक है, ये हो गया। अब सुनना, इसकी मेन कहानी होती है कॉच पोस्टुलेट, जिसपे हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, नहीं, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। कॉच पोस्टुलेट बढ़िया इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। कॉच पोस्टुलेट क्या कहता है? कॉच पोस्टुलेट ये कहता है कि, सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉच पोस्टुलेट, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, सुनना। अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म can be accepted, a microorganism can be accepted as causative agent, of an infectious disease only if it fulfill फोर क्राइटेरिया। मतलब इन्होंने बोला, अच्छे से लिखो कौन साहब है ना, रात को सपने में आके चिल्ला के चले जाएंगे भैया, अच्छे से लिखना। चलो मैं क्राइटेरिया, हाँ, क्या होता है कॉज पोस्टुलेट? अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड एज पॉजिटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज ओनली इफ नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ, ओनली इफ इट फुलफिल्स फोर क्राइटेरिया। ये फोर है, हाँ, फोर क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहला क्राइटेरिया ये है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विथ लीजन ऑफ डिसीज। कॉन्स्टेंटली, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं एमओ लिख रहा हूँ, बाद में बोलना मत कि मैंने क्या लिखा है, एमओ बताओ हमको, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? एमओ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज constantly associated with lesion of disease, ठीक है, मतलब जहाँ लीजन है, जहाँ डिसीज हो रही है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिलना ही चाहिए, ठीक है। तभी जो तुम सोच रहे हो, जैसे तुमने सोचा, कुछ भी सोचा कि भाई ये जो लीजन है या ये जो डिसीज़ है, जो तुमको हार्ट पे या तुमको किडनी पे जो डिसीज़ हुई है, वो तुमको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है। लेकिन जब तुमने देखा, तुमने बायोप्सी करा दिया, तुमने कुछ टिश्यू कल्चर करा दिया किसका? तुमने किडनी का, और तुमने देखा कि वो है ही नहीं वहाँ पे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो नहीं होगी वो डिसीज़ उससे, ठीक है, वो डिसीज़ उससे नहीं होगी। तो ये दिक्कत, सबसे पहली क्राइटेरिया ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्टेंटली एसोसिएट रहना पड़ेगा, कहाँ से? लीजन ऑफ डिसीज़ पे। दूसरा, it should isolate, it should be isolate the organism in pure culture। मतलब अपन उस ऑर्गेनिज्म को प्योर कल्चर में आइसोलेट कर सकें, ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, प्योर कल्चर में उसको अपन आइसोलेट कर सकें, ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि सेम डिसीज रिजल्ट अपने को मिलने चाहिए, व्हेन वी यूज आइसोलेटेड बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लैब एनिमल
Fourth, it should be possible to re-isolate the organism in pure culture from the lesion of the और फिर जब अपन ने इसका लैब एनिमल पे इसको टेस्ट किया, उसके बाद उसको री-आइसोलेट कर सके. इट कैन बी री-आइसोलेट फ्रॉम लैब एनिमल. अब फटाफट सुन लो, फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ क्या होता है. देखो, कॉज पोस्टुलेट क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी एक्सेप्टेड एज कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्टेड डिसीज ओनली इफ इट फुलफिल द 4 क्राइटेरिया. एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ तभी कॉजेटिव एजेंट बन सकता है जब वो चार क्राइटेरिया को फुलफिल करे. सबसे पहला क्राइटेरिया कि भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको कॉन्स्टेंटली एसोसिएट रहना पड़ेगा उस लीजन से जो कि उसने कॉज करा है. दूसरा, अपन उसको आइसोलेट कर सकें. तीसरा, जब मैं उसको लैब एनिमल पर डालूंगा तो मेरे को सेम रिजल्ट मिलना चाहिए जो मेरे को ह्यूमन पर मिल रहा है. चौथा, एनिमल पे डालने के बाद में मैं उसको वापस रीआइसोलेट कर सकूं, मुझे ऐसा इसका इफेक्ट चाहिए. सुनो, ये तो होगा इसके 4 क्राइटेरिया. एक सूडो 5वां क्राइटेरिया भी होता है इसका, ठीक है. 5th क्राइटेरिया बोलते हैं उसको. एडिशनल क्राइटेरिया जो होता है कि अपने को एंटीबॉडी भी देनी चाहिए, ठीक है. अपने को एंटीबॉडी ऑफ द पॉजिटिव एजेंट शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेबल इन द पेशेंट सीरम, कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एंटीबॉडी भी होनी चाहिए. कहाँ पे? पेशेंट के सीरम के अंदर. ये है 5th क्राइटेरिया कि एंटीबॉडी शुड बी प्रेजेंट और डेमोन्स्ट्रेटेबल इन पेशेंट सीरम. समझ रहे? ये 5th क्राइटेरिया है नहीं, बुक में लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ लो. एडिशनल क्राइटेरिया होता है. तो भैया ये है तुम्हारे कॉज पोस्टुलेट. इसका एक्सेप्शन भी होगा, ऑब्वियसली बात है. तो एक्सेप्शन फटाफट नाम लिख दो तुम्हारे, उसी का सिफिल्स वाले का नाम लिख दो. कौन कॉज करता है सिफिल्स? ये मत भूलना, ट्रिम्पेनोमा पैलिडम, याद रखना, मत भूलना इसको. ट्रिम्पेनोमा पैलिडम से कॉज करता है. नेक्स्ट एक्सेप्शन इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. and last exception is gonorrhea, Neisseria gonorrhea. ओके, हो गया कॉज पोस्टुलेट खत्म. अब अपन शुरू करते हैं फटाफट माइक्रोस्कोपी, और तुम्हारा लेक्चर खत्म. छोटा सा लेक्चर है इंट्रोडक्शन का, जल्दी खत्म कर रहा हूँ मैं इसलिए, क्योंकि इसके बाद वाला लेक्चर जो है वो कम से कम 1-1.25 घंटा खींचेगा तुम्हारा आराम से, क्योंकि पूरी बैक्टीरियोलॉजी खत्म हो जाएगी उसमें. एक सिंगल शॉर्ट बैक्टीरियोलॉजी मत भूलना देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बैक्टीरियोलॉजी का. देखो, पूरी बैक्टीरियोलॉजी तो इसमें खत्म होगी भी नहीं, ऑब्वियसली तुम भी जानते हो, लेकिन जो इंट्रोडक्शन जनरल माइक्रोबायोलॉजी में जो बैक्टीरियोलॉजी है तुम्हारी इतनी बड़ी, वो उस 1 घंटे में खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट माइक्रोस्कोपी. पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसा होता है. ये मैं तुमको बताने नहीं बैठा यहाँ पे कि उसमें स्टेज होता है, उसमें लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव ना आई पीस, ये सब नहीं बता रहा. मेन बात बता रहा हूँ, माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं. सबसे पहला टाइप होता है ब्राइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, कितने टाइप का होता है? सबसे पहला ब्राइट माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है. ये इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट या इसका प्रिंसिपल क्या है? द बैकग्राउंड इज वेल illuminated and the microorganisms are darkened with respect to illuminated background. ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है. सेकंड आता है अपना डार्क माइक्रोस्कोप या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. इसका क्या कंसेप्ट है? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट है कि द ऑब्जेक्ट अपीयर ब्राइट इन डार्क बैकग्राउंड. ऑब्जेक्ट ब्राइट, डार्क बैकग्राउंड, डार्क, ठीक है. ये इसका है. इसका क्या है? ऑब्जेक्ट डार्क, बैकग्राउंड लाइट, ब्राइट. समझ में आ गया? ये हो गया तुम्हारे डार्क फील्ड और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप. देन नेक्स्ट इज फेस कॉन्ट्रास्ट. ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पूछता चाहता भी नहीं है इसको, तो फिर ही पढ़ लो, मतलब फिर भी देख लो एक बार. फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप याद रह कर रह जाए तो अच्छी बात है.
एक्स्ट्रा नंबर ही मिल जाएंगे। इसका इसका कंसेप्ट क्या है, यानी कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल ये है कि भैया इसमें कंडेंसर होता है। क्या होता है इसमें, कंडेंसर की तरह इसमें एक ओपेक सेंट्रल एरिया होता है। क्या होता है, ओपेक सेंट्रल एरिया होता है जो कि थिन ट्रांसपेरेंट रिंग जैसा होता है, और उसमें एक होलो कोन ऑफ लाइट होती है जिसमें तुम माइक्रोस्कोप देखते हैं। क्या समझ में आया? जैसे कि तुमने देखा था अपने नीचे, जब लाइट माइक्रोस्कोप में देखा होता फर्स्ट ईयर में, क्या होता है उसमें, उसमें नीचे एक कंडेंसर होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। सेम इसमें क्या होता है, उसकी जगह पे एक ओपेक सेंट्रल एरिया होता है जिसमें थिन ट्रांसपेरेंट रिंग लगी होती है। क्या लगी रहती है, थिन ट्रांसपेरेंट रिंग लगी होती है जिसमें, जो कि एक होलो कोन बनाता है लाइट का, और फिर उसके रिस्पेक्ट में इसको चीज़ें दिखती है, उसको बोलते हैं फेज रिंग। जो रिंग बनी ना ट्रांसपेरेंट रिंग, ट्रांसपेरेंट रिंग जो बता रहा हूँ मैं, उसको बोलते हैं फेज रिंग। देन आता है, और हाँ इसका फेज वाले की एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसको क्या करना है, पता कैसे कराएंगे, तो इसमें वो देखते हैं, मोटिलिटी देखते हैं। इसमें मोटिलिटी देख सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल हर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट में मोटिलिटी होती है। मोटिलिटी अपन हर किसी में नहीं देख सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, तो उसको हम जरा अच्छे पेज में लिख देंगे क्योंकि वो पूछा जाता है पेपर में। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस, यार क्या स्पेलिंग है, फ्लोरोसेंस, एफ 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 फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। ओके देन, हाँ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है, तो याद रखना कि फ्लोरोसेंट डाई में, ठीक है, फ्लोरोसेंट डाई, एफ लिख रहा है फ्लोरोसेंट को मैं, ठीक है, फ्लोरोसेंट डाई व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट, टू यूवी लाइट or UV rays, they become excited, they become excited and said fluorescence। तो ये इसका क्या है, अपना प्रिंसिपल है ना। यूवी रेज कहाँ से लाए, तो यूवी रेज जो तुम लाए हैं वो लाए हैं मर्क्यूरी लैम्प से। कहाँ से लाए यूवी रेज, तो यूवी रेज या यूवी लाइट कहाँ से लाए हैं, मर्क्यूरी लैम्प से लाए हैं, मर्क्यूरी लैम्प से लाए हैं, ठीक है। और जो तुम्हारी लाइट है वो कौन सी वेवलेंथ की है, तो वो तुम्हारी एक्साइटिंग वेवलेंथ, यानी कि 400 नैनोमीटर के अप्रॉक्स की उसकी लाइट की वेवलेंथ होती है। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो याद रखना इसका एप्लीकेशन होता है साइक्लोस्पोरा, यानी कि जो तुम्हारी बैक्टीरियल कॉलोनीज होती है उसको देखने के लिए होती है। एप्लीकेशन इसका कहाँ होता है, तो इसका एप्लीकेशन याद रखना, ऑटो फ्लोरेसेंस, डायरेक्टली फ्लोरेसेंस ऑफ द अंडर यूवी लैम्प, और साइक्लोस्पोरा, साइक्लोस्पोरा को देखने के लिए होती है, ठीक है। जो कि एक क्या है, जो कि एक प्रोटोजोन, जो कि एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। साइक्लोस्पोरा और प्लाज्मोडियम, इन सबको देखने के लिए होती है। तो मतलब ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी होते हैं, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी अपन इंटरेक्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी होते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी होते हैं ये, तो अपन इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन भी देख सकते हैं। लास्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आता है कि इसका जो वो होता है मैग्नीफिकेशन, वो कितना होता है, तो मैग्नीफिकेशन इसमें होता है ओवर 100,000 सॉरी, मतलब 1 लाख, ओवर 1 लाख एक्स इसमें वो मैग्नीफिकेशन होता है, ठीक है। इसका बेस्ट रेजोल्यूशन कब आता है, तो बेस्ट रेजोल्यूशन इसका आता है, इसका बेस्ट रेजोल्यूशन आता है 0.5 नैनोमीटर पे। और जो पता है जो नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसका रेजोल्यूशन आता है 0.2 म्यू मीटर, माइक्रो ये है नैनोमीटर है, वो आता है 0.2 माइक्रोमीटर पे, ये आता है 0.5 नैनोमीटर पे। उसके बाद इसकी रेडिएशन सोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम है, रेडिएशन सोर्स जो है जिसमें से लाइट आ रही है वो तुम्हारी क्या है, इलेक्ट्रॉन की बीम, इलेक्ट्रॉन की बीम है, ठीक है। इसका मीडियम ऑफ ट्रेवल हाई वैक्यूम एग्जाम का नहीं है, टाइप ऑफ लेंस इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट रखी हुई है, टाइप ऑफ लेंस तो इसमें क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी है रे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई है, माइक्रोस्कोपी भी हो गई है। तो आओ
धन्यवाद आपका अपना माइक्रोबायोलॉजी शुरू करी है। इस लेक्चर से आप जज ना करें क्योंकि लेक्चर फन वे में बनाया मैंने पूरा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर एकदम सीरियस होकर बनाऊंगा। बैक्टीरियोलॉजी सबसे अच्छी जाएगी अपनी, कम से कम 1-1.25 घंटा दूंगा मैं उसमें, लेकिन तुम्हारी बैक्टीरियोलॉजी पूरी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय